ठीक है, इकोनॉमिक्स में आज हम ओपेक कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना उनके 5 प्रारंभिक सदस्य, जहां तेल होगा वही तो करेंगे, जहां पेट्रोलियम निकलता होगा वही करेंगे। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। अब आप बोलेंगे वेनेजुएला क्यों? वेनेजुएला तो साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो भैया वेनेजुएला में भी तेल के बृहद भंडार हैं। क्या है? वेनेजुएला में भी तेल के क्या बृहद भंडार हैं। दक्षिणी अमेरिकी जो 2 देश ऐसे हैं जो तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य रहे हैं या हैं। ठीक है, पहले 2 थे, अब पूरा पढ़ेंगे हम कि अब कौन कौन है। लेकिन एक वेनेजुएला हो गया और एक और देश है, कौन है? इक्वेडोर। इक्वेडोर भी रहा है। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति देखेंगे हम कि कौन कौन है। तो दक्षिण अमेरिका के 2 देश याद कर लीजिए पहले, वेनेजुएला और इक्वेडोर। इक्वेडोर ही है, अभी पढ़ लेंगे, इसमें आ जाएगा। चलिए, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर 1960 में 1960 चीन युद्ध से 2 साल पहले, चीन युद्ध से 2 साल पहले 1960 में बगदाद, कहां पड़ता है बगदाद? हाँ जी, अरे ईरान की तो तेहरान है भाई, इराक की बगदाद है। इराक याद है? हाँ, कभी यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। दजला और फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात के क्या थी? आसपास पाई जाती थी। दजला का आधुनिक नाम टिग्रिस है और फरात का आधुनिक नाम यूफ्रेटस है। दजला और फरात के संगम पर एक शहर है जिसका नाम बसरा है। क्या नाम है? तो सद्दाम हुसैन, आप लोग तो अभी बच्चे हो, आप लोगों ने नहीं जाना होगा या नाम सुना भी होगा हो सकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन था, उस पर दुजैल नरसंहार कांड का आरोप लगा था। एक नरसंहार कराया था उसने, दुजैल। उसके बाद फिर ये जो जितने भी डिक्टेटर होते हैं ना, इनकी मौत बड़ी बुरी होती है। फिर बाद में किसी कहीं खड्डे में पाया गया, फिर वहाँ पे उस पर मुकदमा चलाया गया, फिर उसको फांसी दी गई, मतलब उसको मृत्युदंड दिया गया, जिसको बोलते हैं। किसको? सद्दाम। तो यहीं इराक का था वो। ठीक है, और ईरान, ईरान का पुराना नाम फारस है। क्या नाम है? शिया देश है ये, शिया मुस्लिम देश है ईरान। अभी आजकल नजर रखिए, आजकल क्योंकि इजराइल और क्या फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है, तो कौन सा देश किसकी तरफ है, कौन इजराइल के विरुद्ध है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। ईरान, फारस, पारसी धर्म के लोग रहते थे कभी यहाँ। पारसी समझते हो? सूर्य की उपासना करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। ठीक है, बाद में उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद फिर भारत में भी शरण ली उन लोगों ने। भारत में जितने भी टाटा, बिरला, जितने भी लोग हैं, ये कौन है? पारसी समुदाय के लोग हैं। ये लोग अपनी डेड बॉडीज़ को जलाते नहीं हैं, क्योंकि अग्नि को पवित्र मानते हैं। ऊपर कहीं क्या बोलते हैं, चट्टान पर रख देते हैं। इनका मानना है कि मरने के बाद भी हम किसी के काम आएंगे। ठीक है, चील कौवे जब खा जाते हैं उसके बाद अस्थियों का जो भी करते होंगे, मतलब लास्ट में जो होता है, ठीक है, अंतिम संस्कार करते हैं। इनके लिए अब सोलर भट्टियां बनाई गई हैं। बोला गया भाई कि इस तरह से शवों को क्या रखना, कहाँ पर रखना, खुले में रखना ठीक नहीं है। इससे क्या हो सकता है? बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इनके लिए सोलर भट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। मृत्यु के बाद सोलर भट्टियों में जलाने की परंपरा आई है। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत रिचेस्ट कम्युनिटी है इंडिया की। कौन? पारसी लोग। कौन सा धर्म था इनका? कौन सा धर्म था बताइए? एक क्वेश्चन इतिहास में बना कि अकबर के दरबार में हर समय अग्नि प्रज्वलित होती थी, किस धर्म से प्रेरित था? सुना है ये? अब
वैसे देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे फिर इतिहास ले आया आप, तो बता देता हूँ मैं, पारसी धर्म से प्रभावित था, इसलिए उसके दरबार में हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती थी, ठीक है। और उसने कुछ विद्वानों का भी क्या किया था, पारसी जो विद्वान थे उनका भी क्या किया था, सम्मान किया था, वो भी क्वेश्चन बना हुआ है। समझ में आया? किस पारसी धर्मगुरु का सम्मान किया था अकबर ने? ढूंढिए, यूपीएससी में रहे हैं कभी, क्वेश्चन किसी पेपर में रहे? धर्म कौन सा होता है इनका? जरथुस्ट्र धर्म होता है, बिल्कुल। जिंदवेस्ता सुना है आपने? पवित्र ग्रंथ है जिंदवेस्ता। ऋग्वेद की कुछ बातें जिंदवेस्ता में भी मिलती हैं। ये क्या इंगित करती हैं? इसका मतलब आर्य जब मध्य एशिया से चले तो एक शाखा पंजाब की तरफ आई और एक शाखा उस तरफ चली गई। ईरान के जो लोग हैं वो भी किनकी संतानें हैं? आर्यों की ही संतानें हैं। बाद में धर्म अलग होने से कुछ नहीं होता, धर्म अलग है उनका, आज भले शिया मुस्लिम होंगे, लेकिन जन्म से जब वो अपना ट्री निकालेंगे तो वो वही पाएंगे जो आर्यों का ही क्या पाएंगे, जीन, जेनेटिक पाएंगे अपने अंदर। जो पंजाब के लोगों के अंदर का जीन है वही कुछ जीन आपको कहाँ मिलेंगे? ईरान के लोगों के अंदर मिलेंगे, यानी वो भी आर्यों की संतान है। समझ में आया? बाद में धर्म आपको अलग कर देता है, क्या कर देता है कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। ईरान, इराक, कुवैत, छोटा सा देश है कुवैत, छोटा सा, खाड़ी युद्ध हुए इसकी वजह से। सऊदी अरब तो पता ही है आपका, इस्लाम की जो जन्मस्थली है वो क्या है? सऊदी अरब है। मक्का मदीना जो सऊदी अरब में ही है। 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए, ठीक है। उन्होंने इस्लाम का प्रवर्तक माना जाता है। 622 एडी में वो मक्का से मदीना चले गए। इसको इस्लाम में हिजरत कहते हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ भी 622 एडी में माना जाता है। 632 में उनकी मृत्यु हो गई, किसकी? पैगंबर मोहम्मद साहब की। बाद में 4 खलीफा हुए, खलीफ जिनको बोलते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। आइए इसका क्वेश्चन है, पहले 4 खलीफा कौन हुए? तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। समझ में आ गया? फिर खलीफा जगह जगह रहे, कभी मिस्र में रहे, कभी क्या बोलते हैं मैसिडोनिया में, मखदूनिया में रहे, कभी लास्ट में जो खलीफा हमें दिखते हैं वो कहां पर दिखते हैं? टर्की के राजा को ही खलीफा माना गया। टर्की जानते हो? एशिया माइनर, टर्की एक देश है, पता है? उसके राजा को खलीफा माना गया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, टर्की हार गया, टर्की का विभाजन कर दिया गया, टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया गया। उसके बाद भारत में आपको पता है खिलाफत मूवमेंट चला। बोला गया कि भाई हम आपका साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, आपने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया। अंग्रेजों ने पूछा क्या बुरा कर दिया? उन्होंने कहा आपने हमारे खलीफा का अपमान कर दिया। कौन खलीफा? टर्की का राजा। आपने कहा आपने टर्की का विभाजन क्यों किया? हम खिलाफत करते हैं आपकी। समझ में आया? एक दूसरे से जुड़ी होती है चीजें। फिर खिलाफत मूवमेंट वालों ने गांधी को भी आमंत्रित किया। गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा अच्छा क्या है, सुनहरा अवसर है ये। गांधी ने समर्थन दिया अपना खिलाफत मूवमेंट को। असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, ठीक है। बाद में फिर एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ, वो उसने खिलाफत का अंत कर दिया, लगभग 1924 के आसपास शायद, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा एक अच्छा वो दिखाई देता है भारत में हमें, कब? जब कहाँ पर? जब खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, जब साथ साथ हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे होते हैं? असहयोग भी चला रहे होते हैं, खिलाफत भी चला रहे होते हैं। 1922 के आसपास असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चोरा चोरी नामक एक घटना होती है कि कुछ एक थाने में आग लगाकर कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। गांधी कहते हैं अभी देश तैयार नहीं है, किसके लिए? स्वतंत्र होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना क्या करता हूँ, आंदोलन वापस लेता हूँ, है ना। डेट याद करनी है आपने, कब हुआ था चोरा चोरी कांड, गांधी जी ने कब क्या असहयोग आंदोलन वापस लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही केरल में दंगे चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। दक्षिण भारत में जल्दी से हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे जाते, लेकिन उस समय देखा हमने, मोपला विद्रोह चल रहा था। अली मुस्लियार उनका नेता था। कौन था? अली मुस्लियार। मालाबार तट पर चल रहे थे दंगे। गांधी जी पर एक आरोप ये भी लगता है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? मतलब मोपला विद्रोह को भी शांत करवा सकते थे गांधी जी, बहुत बड़ी हस्ती थे। चोरा चोरी कांड पर उन्होंने एक घटना पर क्या कर दिया, पूरा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन एक मोपला विद्रोह मैंने कहा केरल में चल रहा था, उस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गांधी जी ने तत्कालीन समय में, ठीक है। चलिए।
वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 13 है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। अच्छा, इस समय 13 है भाई। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला आपका दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ पे लेक माराकाइबो है, एक लेक माराकाइबो। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। वेनेजुएला में ही सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसको बोलते हैं एंजल फॉल। किस नदी पर है? क्या कोरोनी नदी पर है? कैरोनी नदी पर है एंजल फॉल। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, क्योंकि वेस्टर्न के लोग अपना जीवन जी चुके होते हैं, वो कूद मार रहे होते हैं वहां से, कूद मार रहे होते हैं मतलब पैरासूट के साथ, है ना। अभी यहाँ के लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि 1 किलोमीटर ऊपर से क्या करें, पैरासूट के साथ जंप करें। वेनेजुएला हो गया, कॉन्गो हो गया। कॉन्गो कहाँ का देश है? अफ्रीकी देश है कॉन्गो, है। लीबिया अफ्रीकी देश है। इसमें क्या करना है आपने? अफ्रीकी देशों को अलग करना है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को अलग करना है और जो एशिया के देश है उन्हें अलग करना है। कॉन्गो अफ्रीकी देश है, लीबिया अफ्रीकी देश है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात एक अलग देश है। कितने अमीरात मिलकर बने? यूएई 7 अमीरातों ने मिलकर यूएई को बनाया। ये क्वेश्चन बन चुका है। यूएई। उसके बाद अल्जीरिया है, अल्जीयर्स कैपिटल है इसकी। नाइजीरिया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अफ्रीका का, नाइजीरिया, ठीक है। और अंगोला है, ये भी अफ्रीकी देश है। गैबन है, ये भी अफ्रीकी देश है। इक्वेटोरियल गिनी है, ये भी अफ्रीकी देश है। इसका मतलब एक समय पे इसमें आपको इक्वेडोर एक देश रहा ओपेक में, लेकिन बाद में उसने सदस्यता त्याग दी उसकी। किसकी? ओपेक की। और ये अजीब सी बात है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है उसका मुख्यालय यूरोप में है, वियना में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही है। ये एक अद्भुत बात है कि अरब देश, भाई सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया था इसमें, अपने यही कहीं क्या करता, हेडक्वार्टर बनाता, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में बनाया। वियना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? वियना किस नदी के तट पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। क्या डेन्यूब के तट पर है? क्या डेन्यूब के तट पर है? हाँ और ना? हाँ, ठीक है। ध्यातव्य है कि गैबन को 1993 से व इंडोनेशिया को जनवरी 2009 से ओपेक की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है, किंतु जनवरी 2016 में पुनः दोनों देशों को ओपेक में शामिल किया गया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2016 में पुनः सदस्यता लेने के बाद नवंबर 2016 में एक बार फिर इस संगठन की सदस्यता त्याग दी है। अंदर बाहर होते रहते हैं, पता नहीं क्यों होते रहते हैं। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2019 से आपकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। जब अंदर होते हैं तो फिर वो भी मुश्किल है, जब बाहर होते हैं तो वो भी मुश्किल नहीं है। समस्या कितनी बार याद करते हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है? अभी तो नए नए बछड़े हो, आपने तो सीधे बोलना 13 देश हैं, ये इनकी संख्या है, इतने अफ्रीका से हैं, इतने लैटिन अमेरिका से हैं। लैटिन अमेरिका एक ही देश है मेरे ख्याल से, वेनेजुएला, है ना। 1 जनवरी 2019 से कतर व जनवरी 2020 से इक्वेडोर ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ये याद करना आपने। ओपेक देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में अल्जीयर्स, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में संपन्न हुआ। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में रियाद, ये राजधानी है कहां की? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहां की करेंसी रियाल है, ठीक है। रियाद में संपन्न तीसरे शिखर सम्मेलन 2008 में स्वीकार किए गए रियाद घोषणा पत्र में, रियाद घोषणा पत्र का संबंध है आंसर ओपेक से, में संगठन व इसके सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक व ऊर्जा संबंधी पहलों के लिए 3 सिद्धांत स्वीकार किए। नंबर 3 सिद्धांत स्वीकार किए गए थे। विश्व ऊर्जा बाजारों में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। आपने ये तीनों याद करने, ठीक है। विश्व ऊर्जा बाजारों में स्थिरता एंड स्टेबिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। नंबर 2 टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां पर भी आपको अखबारों में, मैगजीन्स में, कहीं पर भी, योजना में, कुरुक्षेत्र में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पर भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, कृपया पढ़ें और नोट्स बनाएं उसके,
क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मिलेंगे, यूएनओ में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हर समय याद करके रखिए। टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तथा ऊर्जा एवं पर्यावरण, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इसमें शामिल है। अरबों खरबों खरबों टन हमने क्या कर दिया, पेट्रोलियम जला के क्या कर दिया, धुआं बना दिया। कैसे बना था पेट्रोलियम, कहां मिलता है, अवसादी जलज शैलों में मिलता है, जलज अवसादी शैलों में मिलता है पेट्रोलियम। जलज अवसादी, अवसाद बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जलज लगाना जरूरी है, ठीक है। ठीक है जी, अब जाके हम काम कर रहे हैं किस पर, इतने वर्षों बाद अब जाके काम कर रहे हैं हम किस पर, बैटरी चलित वाहनों पर। आपकी स्कूटी आ चुकी हैं, आपकी कार आ चुकी हैं, बसें भी चल रही हैं, और एक अच्छा वो भी है कि एनवायरनमेंट क्या नहीं होगा, दूषित नहीं होगा इससे। लिथियम का प्रयोग करते हैं हम बैटरी में, लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसी है, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गन, ऐसी है कुछ। हाँ, देखो ना कब का याद किया हुआ कब काम आता है, मुझे भी नहीं मालूम था जब मैं याद कर रहा था कि ये काम आएगा आपको बताने में। चलो दूसरा, संघाई सहयोग संगठन, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, एससीओ। संघाई सहयोग संगठन मुख्यतः क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए बना क्यों, क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए। और सबसे ज्यादा सीमा विवाद कौन उत्पन्न करता है, चीन। अरे भारत क्यों करेगा यार, देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे आप पर, भारत का नाम लोगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा सीमा विवाद कौन उत्पन्न करता है, किससे लड़ाई नहीं है चीन की, रूस से लड़ाई, कोरिया से लड़ाई, भारत से लड़ाई, जितने भी उसके लगे हुए देश हैं सबसे उसके क्या है, हर जगह उसको लगता है मेरा है, ये मेरा है, हर जगह घुसने की कोशिश करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उनके सैनिकों का काम ही है, ये आज पत्थर यहाँ है, कल अगले दिन पत्थर वहां कर देना। हमारी सेनाएं भी उनका पत्थर उठाती है, फिर उठा के फिर फेंक देती है पीछे। पता नहीं क्या समस्या है इन लोगों को, है ना, पेट ही नहीं भरता इनका। दूसरे के क्या टेरिटरी में क्या करते हैं ये, तिब्बत कैप्चर कर दिया, तिब्बत खा गए पूरा, तिब्बतियों का क्या कर दिया उन्होंने, शोषण किया। मुख्यतः क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए 1996 में गठित 5 देशों के समूह संघाय का औपचारिक रूपांतरण अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक संघाय सहयोग संगठन यानी संघाय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो गया है। जून 2001 में नवगठित, 2001 में नवगठित संघाय सहयोग संगठन में संघाय 5 के 5 सदस्यों, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। एक बार क्वेश्चन पूछा कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। कजाकिस्तान, पक्का। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। अब भैया अगर कैस्पियन से लग रहा होगा ना उसकी सीमाएं, तो कैस्पियन सी जरूर बोलते हैं, लेकिन वो लेक है, उसको वाटर बॉडी बहुत बड़ी, मतलब सी या ओशन नहीं मानते हम, कैस्पियन सी जरूर बोलते हैं, बट लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है। तो आंसर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक। अच्छा एक चीज और याद आया मुझे, कभी यूरेनियम के ऐसा पढ़ते थे हम कि यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, आंसर मतलब एक ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा, 2 क्वेश्चन होते थे, यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है और यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। तो जो उत्पादन करता है वो चेंज हो चुका है, वो अब इन देशों में आ गया है, क्योंकि पता चला यूरेनियम के भंडार हैं, और अब वो उसने कनाडा को या ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया है। सबसे ज्यादा भंडार शायद ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के, चेक कीजिए यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ हैं और यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला वर्तमान में देश कौन है। कनाडा में तो पहले बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, यूरेनियम सिटी भी है वहां पर एक। कजाकिस्तान उत्पादन कर रहा है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यूरेनियम का कौन है, और यूरेनियम क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और बहुत जरूरी धातु, मतलब बहुत जरूरी क्या है,
जितने भी आपके एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, परमाणु बम बनाने हैं, उसके लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। तो कजाकिस्तान में यूरेनियम का भंडार मिले। तो मैंने कहा साथ साथ यहां से एक दो क्वेश्चन और तैयार करते हुए चलो। डोंट ट्राई टू किल 2 birds with one stone, ट्राई फॉर 3, 4, 5, 6। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ 1 साल में 8 रिजल्ट दिए मुझे। कितने? 8 रिजल्ट। इसको बोलते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब 8 पेपर निकाल दिए ना। अब जहां इच्छा है वहां जाओ, जहां से आपको लगता है कि आपका जीवन अच्छा चलेगा वहां जाओ। गांव में फंसे रहोगे तो गांव में ही फंसे रहोगे। चलो, समूह गौ मुख्यतः क्षेत्रीय सीमावर्ती, ये क्या है, 5 देश ये हो गए संघाई सहयोग संगठन। जून 2001 में नवगठित संघाई सहयोग संगठन में संघाई के 5 रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान का अतिरिक्त छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान को भी संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अतः अब इसे संघाई 6 के नाम से जाना जाता है। नवगठित संगठन का पहला शिखर सम्मेलन 14-15 जून 2001 को संघाई चीन, संघाई कहां पड़ता है शहर? चीन में संपन्न हुआ था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 7 जून 2002 को संपन्न। संघाई सहयोग संगठन की दूसरे शिखर सम्मेलन में सभी 6 सदस्य राष्ट्रों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया और औपचारिक रूप से इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान किया। कहां? रूस में। रूस में कहां? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। क्या इसके कुछ पुराने नाम भी हैं? वर्ल्ड वॉर के समय इसके नाम चेंज किए गए थे। क्या लेनिनग्राड इसका पुराना नाम है? क्या पेट्रोग्राड इसका पुराना नाम है सेंट पीटर्सबर्ग का? देखिए, लेनिन तो पता है ना आपको। लेनिन कहां के थे? रूस के थे। क्या लेनिनग्राड पुराना नाम है? क्या पेट्रोग्राड इसका पुराना नाम है सेंट पीटर्सबर्ग का? क्या सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक एक रेलवे जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जाता है। पेट्रोग्राड है? लेनिनग्राड, पेट्रोग्राड। हाँ, वर्ल्ड वॉर के समय नाम चेंज हुए थे ना इसके। ठीक है, ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब ऊपर चलो। संघाई सहयोग संगठन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 11वां शिखर सम्मेलन 14-15 जून 2011 के दौरान कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में संपन्न हुआ था। कजाकिस्तान, कजाक लोग रहते हैं यहाँ पे ना। अस्थाना में संपन्न हुआ था। इसमें अस्थाना घोषणा पत्र जारी किया गया था और वर्ष 2011 से 16 के लिए ड्रग्स विरोधी रणनीति तथा आतंकवाद विरोधी रणनीति पर हस्ताक्षर किए गए थे। ड्रग्स पूरे विश्व में चल रहा है, ड्रग्स विरोधी अभियान। कभी कोई व्यक्ति आपको अगर ऑफर कर दे, क्या, वैसे तो लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, पर अगर कोई आपको बोले कि ड्रग्स ले लो, ऑफर करे आपको, तो उसको ढंग से कूट देना वहीं पर, ताकि उसकी दोबारा क्या ना हो, हिमाकत ना हो। क्या करने की? आपको ऑफर करने की कि ड्रग्स ले लो, हेरोइन ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो। ये चीज़ें फन में लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। कई देश बर्बाद हो चुके हैं। कभी चाइना भी बर्बाद था। अफीम, क्या चाइना का युवा अफीम लेता था और पूरा बर्बाद था। जब वहां पर अफीम को समाप्त किया गया, जब वहां का युवा क्या करने लगा, मतलब अफीम से मुक्त हुआ, पीढ़ियां अफीम से मुक्त हुई, तब जाके चाइना ने क्या किया, इतना डेवलपमेंट किया। नशे से बर्बाद, मतलब नशा बर्बादी की तरफ ही लेकर जाता है। तो मैंने बोल दिया कि कभी अगर आपको कोई भी चीज ऑफर कर रहा हो तो उसको वहीं पर क्या कर देना, ढंग से कूटना। क्या करना? ढंग से कूटना और उसको बोलना कि दोबारा ये ना करे, ये हिम्मत ना करे। चलो जी आगे। ज्ञातव्य है कि जुलाई 2004 में मंगोलिया, 2005 में 5वें शिखर सम्मेलन अस्थाना में भारत, पाकिस्तान व ईरान को, ये यहां से क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। मंगोलिया को कब लिया? 2004 में। अस्थाना जो शिखर सम्मेलन था 2005 में, उसमें भारत, पाकिस्तान व ईरान को और 2012 में अफगानिस्तान को आमंत्रित किया गया था तथा क्रमशः इन 5 देशों को पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर्स
का दर्जा इस संगठन में प्रदान किया गया था। इस संगठन में बेलारूस और श्रीलंका को वार्ता भागीदार यानी डायलॉग पार्टनर्स का दर्जा जून 2009 में प्रदान किया गया था। वो भारत वाला याद कर लेना, 2005 में है अस्थाना शिखर सम्मेलन, ठीक है। और इस प्रकार ठीक है, आगे बता दीजिए मुझे और क्या लिखा हुआ उसमें, ये बुक दे दीजिए मुझे, मैं बता देता हूँ। रोकना ठीक नहीं है, यज्ञ पूरा होना चाहिए। लाइए भाई, ठीक है, आप अपने बुक में देखते रहिए। तो पर्यवेक्षक हो गए थे, ऑब्जर्वर हो गए थे। बेलारूस श्रीलंका को वार्ता भागीदार डायलॉग पार्टनर का दर्जा जून 2009 में प्रदान किया गया। 12वां शिखर सम्मेलन 6 से 7 जून 2012 के दौरान बीजिंग में संपन्न हुआ। कहां पर? 2012 में बीजिंग में संपन्न हुआ, जिसमें तुर्की को इस सम्मेलन में वार्ता भागीदार का दर्जा दिया गया। 13 ये उतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर भारत का इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत को कब शामिल किया गया, ठीक है, बाकी ऐसे होता रहता है। बाकी अब नया वाला इंपॉर्टेंट होगा जो अभी हाल ही में हुआ होगा। 22वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। कहां पर हुआ? अब बीच के आप अपने आप देख लेना कि क्या क्या हुआ। 15वें शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, 16वां कहां पर हुआ। तो जब जब ये शिखर सम्मेलन हुए ये क्वेश्चन बने। अगर रूस के उफा में हुआ तो उफा से क्वेश्चन बना, 15वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए 15वां शिखर सम्मेलन उफा वाला, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया, संगठन में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। 16वां शिखर सम्मेलन ताशकंद में हुआ। कहां पे हुआ? ताशकंद में हुआ। कहां पड़ता है ताशकंद? उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान संगठन की पूर्ण सदस्यता हेतु उत्तरदायित्व ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात 9 जून 2017 को अस्थाना समिति में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब यह इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से सदस्य कब बने, किसके? संघाई सहयोग संगठन के। आंसर 2017 में। और ये बात कहां पर हुई थी? ये 2016 में, जब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 16वां शिखर सम्मेलन चल रहा। 16वां याद रखना है, 2016 याद रखना है, ताशकंद याद रखना है, उज्बेकिस्तान की राजधानी याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान करने की बात कही गई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान पूर्ण कब बने? 2017 में। 9 जून 2017 को अस्थाना समिति में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन ईरान में ईरान को पूर्ण रूप से सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर ईरान को पूर्ण दर्जा कब दिया गया? आंसर 21वें शिखर सम्मेलन में। कब? 21वें शिखर सम्मेलन 2021 में। अब संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। उनके नाम याद रखने हैं। पहला नाम आपने चीन याद रखना है, दूसरा नाम आपने रूस याद रखना है, तीसरा नाम आपने ताजिकिस्तान याद रखना है, चौथा नाम आपने कजाकिस्तान याद रखना है, फिर उज्बेकिस्तान याद रखना है, फिर किर्गिस्तान याद रखना है, फिर भारत पाकिस्तान ईरान, भारत पाकिस्तान ईरान याद रहेगा। ऐसे याद नहीं होता, मैप में जाकर देखें उसको। फिर दोबारा इकोनॉमिक्स में भूगोल मैप रीडिंग की आवश्यकता पड़ी, उसको देख लीजिए, अपनी आंखों में उसको बसा लीजिए और देखिए कि भारत है, भारत से लगा हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है ना। फिर ये सब अगल बगल दिखेंगे आपको। कौन? ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अगल बगल दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर चीन और रूस तो अगल बगल है ही। तो ऊपर से चलते हुए आइए, रूस, फिर चीन, और चीन से ऊपर वैसे कौन आ गया? कजाकिस्तान आ गया है। मैप में अगर देखें, मंगोलिया, मंगोलिया इसमें है क्या? नहीं है भाई,
सदस्य 9 सदस्यों में नहीं है। वो तो वार्ता भागीदार अलग चीज होती है, डायलॉग पार्टनर्स अलग चीज होती है। पूर्ण सदस्य कौन कौन है? मैंने कहा सबसे ऊपर रूस है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अगर मुझे मैप में दिख रहा है तो कजाकिस्तान दिख रहा है, फिर है उसके नीचे उज्बेकिस्तान है, उसी के बगल अगल भाई किर्गिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, हाँ किर्गिस्तान है, फिर तजाकिस्तान है, फिर ईरान है, फिर भारत पाकिस्तान है। बस हो गया 9 सदस्य। मैप में अगर आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला हमने पढ़ना है वो ब्रिक्स पढ़ना है। हाँ जी, वो बाद में पढ़ेंगे, ब्रिक्स पढ़ेंगे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। फिलहाल इसको जोशी जी